गांधी जी का जो सत्याग्रह है इसकी अवधारणा, यानी गांधी जी के जो कंसेप्ट ऑफ सत्याग्रह है, इसका आपको परीक्षण करना है, एग्जामिन करना है। ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपसे बच्चों को कुछ बेसिक कंसेप्ट भी पता चलेंगे और इससे जो एमसीक्यू बनेगा वो भी आप लोग बनाइएगा। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी जी के जो सत्याग्रह की अवधारणा है वो हमारा आधुनिक जो राजनीतिक और साथ ही साथ जो नैतिक चिंतन है, इन सभी का एक कहा जाए तो एक मौलिक योगदान है हमारे पास है। ठीक है, सत्याग्रह शब्द जो है दो पार्ट में बटा हुआ है। एक है सत्य, जिसे हम क्रोध कहते हैं, और आग्रह मतलब इसे आप इंसिस्टेंस, फर्म, होल्डिंग करना ये कह सकते हैं। अर्थात सत्य के लिए आपका जो अडिग आग्रह है वही सत्याग्रह हमारे पास है। यह केवल बेसिकली कहा जाए तो विरोध करने का तरीका नहीं है, बल्कि आप इसे अपने जीवन में एक नैतिक जो आध्यात्मिक अनुशासन है उसका है, जिसका उद्देश्य यही है कि अन्याय का आपको क्या करना है, प्रतिरोध करते हुए जो अन्यायी के हृदय परिवर्तन है उसको भी यहाँ पर संभव बनाना होता है। यही कहलाता है हमारे पास सत्याग्रह। अब इसके गांधी जी के अनुसार अगर कहा जाए तो सत्याग्रह की जो आधारशिला मानी जाती है वो सत्य और क्या है, अहिंसा है। सत्य को वे अंतिम वास्तविकता मानते हैं, मतलब गांधी जी के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो सत्य है वही क्या है, अंतिम वास्तविकता होती है, और अहिंसा को सत्य तक पहुंचाने का जो कह सकते हैं सर्वोत्तम साधन यही हो पाता है। इसलिए सत्याग्रह में किसी भी प्रकार की हिंसा हो, चाहे घृणा हो या बदले की जो भावना है उसका कोई भी स्थान नहीं है। इसके विपरीत वहीं पर जो सत्याग्रही है स्वेच्छा से कष्ट सहने वाले यानी सेल्फ सफरिंग के लिए यह हमेशा तैयार रहता है, ताकि वो अपने नैतिक बल से जो प्रतिपक्षी है उनको क्या कर सके, प्रभावित कर सकें। यह धारणा बेसिकली क्या है, बल प्रयोग के बजाय जो हमारी आत्मिक शक्ति है उस पर यह भरोसा करती है, और यही उसकी क्या है, बेसिकली एक विशिष्टता के रूप में देखा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट बताया हुआ यहाँ पर हमारे पास है कि सत्याग्रह को समझने के लिए सबसे पहले आप इसे निष्क्रिय प्रतिरोध यानी जो पैसिव रेजिस्टेंस है उससे अलग करना आवश्यक है। निष्क्रिय प्रतिरोध जो होता है वो बेसिकली क्या है हमारे पास है, प्रायः एक जो राजनीतिक उपाय होता है जिसमें परिस्थिति के अनुसार क्या हो सकते हैं, आप कोई चीज़ को अपनाया या छोड़ा जा सकता है। जबकि सत्याग्रह क्या एक सिद्धांत है हमारे पास, यहाँ पर ये जीवन पद्धति हमारी, इसमें साधना और जो साध्य है इसकी एकता पर ही जोर दिया जाता है। अशुद्ध साधनों से जो हमारा शुद्ध लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए सत्याग्रही क्या करते हैं, सत्य हो, अहिंसा हो, आत्मसंयम हो और अनुशासन है, इन सभी चीज़ों का पालन करते हुए जीवन में संघर्ष यहाँ पर करते रहते हैं। ठीक है, सत्याग्रह की पद्धतियों में असहयोग हो गया, बहिष्कार हो गया, जो हमारे पास सविनय अवज्ञा हो गया, सिविल डिसोबीडियंस जिसे कहते हैं, उपवास है यानी फास्ट जिसे कहते हैं, धरना है, हड़ताल जैसी कई क्रियाओं शामिल होती है। परंतु जो इसका उपयोग है वो हमेशा क्या हमारे पास है, जो हमारी नैतिक सीमाओं के भीतर क्या होता है और सार्वजनिक हितों के लिए क्या इसका इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के तौर पे कहा जाए तो असहयोग का अर्थ है हमारे पास है अन्यायपूर्ण जो व्यवस्था है इसके साथ साथ जो सहयोग ना करना, बल्कि सविनय जो अवज्ञा है उसका अर्थ होता है कि अन्यायपूर्ण जो कानून है उसका शांतिपूर्वक हमें क्या करना है, उल्लंघन करना है, और उसका जो दंड है मिलता है उसमें उसके बदले उसको स्वेच्छा से आपको स्वीकार करना है। इस प्रकार कानून तोड़ना भी यहाँ कानून के प्रति क्या है, जो सम्मान है उसको नकारता नहीं, बल्कि उसे और भी जो निकटतम कह सकते हैं जो नैतिक कसौटी है उस पर ही रखने का कार्य करता है। ठीक है, अगला पॉइंट बताया हुआ हमारे पास यहाँ पर कि सत्याग्रह का एक केंद्रीय जो उद्देश्य है वो है हृदय परिवर्तन। यानी हमारे पास क्या है कि ना कि जो विरोधी का पराभव, मतलब ना उसे हार मिले। गांधी जी मानते थे बेसिकली कि मनुष्य जो है मूलतः क्या एक नैतिक प्राणी हमारे पास है। यदि उसे बिना हिंसा के, सत्य और करुणा के साथ अगर चुनौती हम लोग देते हैं तो उसके भीतर जो कह सकते हैं परिवर्तन है वो संभव हो पाता है। इसलिए सत्याग्रह में जो विरोधी है उसको हम लोग शत्रु नहीं मानते, बल्कि एक भटका हुआ, आप समझ सकते हैं, मनुष्य ही है लेकिन बस राह भटक चुका है। यह दृष्टि जो है बेसिकली वो संघर्ष को क्या करती है, मानवीय बनाए रखने का कार्य करती है, और दीर्घकालिक मतलब लॉन्ग टर्म तक आपको यहाँ पर समाधान की जो संभावना है वो भी बढ़ाने का कार्य करती है। हमारे भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें सत्याग्रह का जो व्यवहारिक प्रयोग है कई आंदोलन में हुआ, जैसे गांधी जी का चंपारण जो आंदोलन था, खेड़ा सत्याग्रह हो गया, और साथ ही साथ असहयोग आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन। इन आंदोलन ने दिखाया कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर व्यापक जनसमूह में अहिंसक अनुशासन के साथ अगर हम लोग अन्याय के विरुद्ध क्या करते हैं, संगठित हो सकते हैं। और सत्याग्रह ने बेसिकली क्या किया, राजनीति को केवल सिर्फ सत्ता प्राप्ति का खेल नहीं दिखाया, बल्कि एक नैतिक उत्तरदायित्व क्या होता है उससे भी यहाँ पर इसे जोड़ा गया था। ठीक है, हालांकि सत्याग्रह की आलोचनाएं भी है, हर चीज़ का देखिए प्रशंसा भी तो आलोचना होंगे। कुछ आलोचकों का तर्क ये है कि यह पद्धति जो बेसिकली तभी प्रभावी होती है जब सामने वाला पक्ष जो है कुछ हद तक बेसिकली क्या रखे, नैतिक संवेदनशील रखता हो।
आध्यात्मिक अगर क्रूर या जो मान लीजिए दमनकारी शासन के साथ इसकी जो सीमाएं हैं वो हो सकती है हमारे पास है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर जनता में अनुशासन और जो आत्म संयम है वो बनाए रखना आपको मालूम बहुत ज़्यादा कठिन होता है, जिससे हिंसा जो है वो भड़कने का जोखिम होता है। फिर भी इतिहास में इसके जो सफल प्रयोग है हमारे पास, यह दर्शाते हैं कि यह पद्धति जो है वो असंभव तो नहीं है, लेकिन हाँ इसमें आप कुछ संभव मार्ग जरूर हमारे पास देखने को मिलते हैं। समकालीन संदर्भ में देखा जाए तो सत्याग्रह की जो प्रासंगिकता है वो आज भी बनी हुई है। नागरिक अधिकार आंदोलन हो गए, पर्यावरण जो संरक्षण अधिनियम हो गया हमारे पास है। साथ ही साथ सामाजिक न्याय के लिए दुनिया भर में जो अहिंसक विरोध या प्रतिरोध दिखते हैं उनमें गांधी जी बेसिकली क्या प्रेरणादायक के रूप में इस पर दिखाई देते हैं। सत्याग्रह हमें यह सिखाता है कि न्याय के लिए आपको क्या करना है, संघर्ष करते हुए मानवता, करुणता और साथ ही साथ हमारे पास जो नैतिकता है उनको नहीं छोड़ना है आपको। निष्कर्ष यानी कंक्लूजन अगर हम लोग आते हैं तो सत्याग्रह या गांधी जी का जो सत्याग्रह केवल एक राजनीतिक तकनीक ही नहीं है, यह हमारे जीवन दर्शन है जो सत्य, अहिंसा और आत्मबल के बेसिकली माध्यम से अन्याय का क्या करता है, विरोध करता है, प्रतिरोध करता है। यह हमें याद दिलाता है कि स्थायी और जो सार्थक परिवर्तन वही है जो हमारे नैतिक आधार पर बेसिकली खड़े होते हैं और जिसमें साधन तथा जो साध्य है वो दोनों ही चीज़ क्या हो सके, हमारे पास शुद्ध हो सके, ये कार्य होता है। तो ये हमारा पहला सवाल था जो आपसे ही बच्चों को पूछा जाएगा और ये 15 मार्क्स के लिए पेपर में आएगा। तो मिनिमम 3 पेजेस आपसे ही बच्चों को इस टॉपिक पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आइए हमारा दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। अब अगला सवाल है हमारे पास है जो पूछा हुआ है कि अंबेडकर जी के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है, कि डिस्क्राइब अंबेडकर व्यूज ऑफ सोशल जस्टिस। सामाजिक न्याय पर जो अंबेडकर जी हैं उनके जो विचार है उनका वर्णन करने बोला गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बच्चों पेपर में ही पूछा जाएगा कि भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, उनके लिए बेसिकली जो सामाजिक न्याय है केवल एक नैतिक आदर्श ही नहीं है बल्कि हमारा जो भारतीय समाज है इसके पुनर्निर्माण का भी कहा जाए तो एक केंद्रीय सिद्धांत था। उनका मानना यह था कि जब तक समाज में समानता, इक्वलिटी, स्वतंत्रता और जो बंधुत्व हमारे पास है यानी इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, इन सभी चीज़ों का वास्तविक अगर संतुलन स्थापित नहीं होगा तब तक किसी प्रकार का मान लीजिए राजनीतिक स्वतंत्रता रहेगा वो हमेशा अधूरी ही रहेगा, याद रखिएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, सामाजिक न्याय को लोकतंत्र की आत्मा माना, क्योंकि सामाजिक न्याय तय होगा ये लोकतंत्र की आत्मा मान के चलते थे। ऐसे लोकतंत्र जो बेसिकली केवल राजनीति चुनावों तक सीमित ना होकर जीवन के देखिए जो सामाजिक संबंध है उनसे भी क्या करते हैं, न्याय यहाँ पर सुनिश्चित करने का कार्य करते हैं, ठीक है। फिर अगला पॉइंट बताया हुआ है अंबेडकर जी के सामाजिक जो न्याय का जो मूल लक्ष्य था वो था जाति आधारित जो हम लोग असमानता देखते थे और अस्पृश्यता था उनका उन्मूलन यहाँ पर है। भारतीय समाज में जो व्याप्त हम लोग जाति व्यवस्था देखते हैं उनको उन्होंने गहराई से अन्यायपूर्ण और अमानवीय बताया। अपनी प्रसिद्ध कृति उन्होंने जो लिखा था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में उन्होंने तर्क दिया कि जो जाति व्यवस्था बेसिकली वो व्यक्ति की स्वतंत्रता और जो उनकी गरिमा उसको नष्ट करने का कार्य करती है, क्योंकि ये जन्म के आधार पर ही क्या करता है, लोगों को ऊंच नीच में क्या करता है, बांट देता है। क्योंकि इसके अनुसार कहा जाए तो जो सामाजिक न्याय वो तभी संभव हो पाता है जब इस व्यवस्था को हम लोग क्या करें, जड़ से ही समाप्त कर सके, ठीक है, और सभी व्यक्तियों को जो है वो समान अवसर मिल सके तब यह व्यवस्था समाप्त हो सकती है। अंबेडकर जी ने सामाजिक न्याय को केवल राजनीतिक जो सुधार है उसे सीमित नहीं रखा बल्कि इसे और भी ज़्यादा संवैधानिक और साथ साथ कानूनी जो हमारे पास ढांचा है उसको रूप में यहाँ पर जोड़ने का कार्य किया, ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माण में उनकी जो प्रमुख भूमिका रही है, जहाँ उन्होंने बेसिकली मौलिक अधिकार जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, ड्यूटीज़ है और विविध जो समानता का अधिकार माध्यम से जो कमजोर वर्ग है उनकी जो रक्षा है बेसिकली वो सुनिश्चित यहाँ पर करने की कोशिश की। उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था का समर्थन किया ताकि ऐतिहासिक रूप से अगर देखा जाए यहाँ पर है तो जो वंचित समुदाय विशेषकर अनुसूचित जाति जनजातियाँ जो हमारे पास शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, उनको शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में बेसिकली एक समान अवसर यहाँ पर मिल सके। इसके लिए यह विशेष अधिकार नहीं बल्कि समानता जो प्राप्त करने का एक साधन यहाँ पर बन के निकलता है, ठीक है। अगला पॉइंट बताया हुआ है अंबेडकर जी के विचार में जो आर्थिक न्याय है वो उतना ही महत्वपूर्ण था जितना उनका मानना यह था कि जो सामाजिक समानता है वो बेसिकली पर्याप्त नहीं है जब तक हमारे समाज में आर्थिक जो संसाधनों का जो न्याय संगत वितरण नहीं होगा तब तक ये वास्तविक जो समानता है वो कभी विस्थापित नहीं हो सकती। उन्होंने भूमि सुधार हो गया, चाहे हमारे पास जो श्रमिक अधिकार है और राज्य द्वारा जो भी कल्याणकारी नीतियाँ चलती है, ठीक है, उन सभी के पक्ष में अपने जो विचार है वो प्रस्तुत होने का कार्य किया। इस प्रकार उनका जो सामाजिक न्याय का दृष्टिकोण था वो बहुआमी था हमारे पास है, जिनमें सामाजिक,
आर्थिक और जो राजनीतिक है, वो तीनों स्तर पर न्याय की स्थापना करना ये लक्ष्य रखा गया था। अंबेडकर जी ने शिक्षा को एक सामाजिक न्याय का सबसे जो शक्तिशाली है वो माध्यम माना। उनका प्रसिद्ध नारा था, शिक्षक बनो, शिक्षित बनो, आप करिएगा, संगठित बनो और साथ संगत को। इस बात को स्पष्ट करता है कि वे शिक्षा के माध्यम से ही क्या करना चाहते थे, जो सामाजिक परिवर्तन है और संभव मानते थे। उनके अनुसार शिक्षा जो है वो व्यक्ति को आत्मसम्मान और जो अधिकार है उसके प्रति जागरूक बनाने का कार्य करती है, जिससे वो अन्याय के विरुद्ध है वो क्या हो सकता है, खड़ा हो सकता है। उनके विचारों में महिलाओं के अधिकार भी क्या थे, शामिल थे। उन्होंने महिलाओं को शिक्षा, संपत्ति के अधिकार और साथ ही साथ जो समानता का कार्य, समानता में कार्य मिलना चाहिए यहाँ पर है। वो ये मानते थे कि किसी भी समाज की प्रगति के जो कह सकते हैं स्तर है वो उस महिलाओं की जो स्थिति है उससे जुड़ा हुआ रहता है हमारे पास। इसलिए सामाजिक न्याय में जो लैंगिक समानता है वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे पास है। अंबेडकर जी ने सामाजिक जो न्याय है उसको नैतिकता और जो मानव गरिमा उससे भी जोड़ा। उनके अनुसार अगर कहा जाए तो हर व्यक्ति को सम्मानपूर्वक और जो जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। उन्हें बौद्ध धर्म को अपनाते हुए करुणा, समानता और जो नैतिकता के सिद्धांत है उनको महत्व दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि यह जो बेसिक मूल्य है वो सामाजिक न्याय को क्या करते हैं, सुदृढ़ करने कार्य करते हैं। हालांकि उनके जो विचार हैं उनके विचार को लेकर कुछ आलोचनाएं भी है, जैसे आरक्षण नीति, वो हम हमेशा सुनते हैं, रिजर्वेशन जो पॉलिसी है उसको लेकर हमेशा विवाद होते रहता है। लेकिन अंबेडकर जी का स्पष्ट मत यह था कि जब तक समाज में वास्तविक कभी भी अगर समानता स्थापित नहीं होगी तब तक ऐसे उपाय हमारे पास आवश्यक है। वे इसे अस्थायी लेकिन एक आवश्यक जो साधन है वो मान के चलते थे। निष्कर्ष के बारे में बात करें तो अंबेडकर जी का जो सामाजिक न्याय के प्रति दृष्टिकोण है वो एक समग्र और जो व्यवहारिक विचारधारा उससे जुड़ा हुआ है, जो केवल आदर्शों की बात नहीं करता बल्कि उन्हें लागू करने के जो ठोस उपाय हो सकते हैं वो भी बताने का कार्य करता है। उनसे यह स्पष्ट होता है या उन्हें स्पष्ट किया कि सामाजिक जो न्याय है उनके बिना जो लोकतंत्र है एक सिर्फ खोखला ढांचा हमारे पास है। ठीक है, आज भी उनके जो विचार हमारे पास है वो हमारे भारतीय समाज के लिए, ठीक है, एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं, जहाँ पर एक समता मूलक न्यायपूर्ण समाज के लिए एक दिशा दिखाने का कार्य किया जाता है। तो ये देख सकते बताते हैं। तो राजा राम मोहन राय जी जो है वो हमारे आधुनिक भारत के जो अग्रदूत है उनमें से गिने जाते हैं। ठीक है, उनके धार्मिक और जो सामाजिक विचार है वो न केवल बेसिकली हमारे 19वीं शताब्दी में हमारे भारतीय समाज को नई दिशा दिखाई, बल्कि यही आगे चलकर हमारे भारत में जो बेसिकली पुनर्जागरण हुआ, जिसे इंग्लिश में रेनेसेंस कहा जाता है, इसकी एक बौद्धिक नींव भी रखी गई थी। यानी बेसिकली कहा जाए तो राजा राम मोहन राय जी के जो धार्मिक और जो सामाजिक विचार थे उसी से हमारे भारत में क्या हुआ, जो पुनर्जागरण का बौद्धिक नींव है वो रखा गया था। वे एक ऐसे चिंतक थे जिन्होंने परंपरा और आधुनिकता के बीच में क्या किया, एक संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया। यानी जो हमारी परंपरा, ट्रेडिशनल चीज़ें चल रही है और जो भी मॉडर्नाइज वर्ल्ड चल रहा है, दोनों के बीच में एक संतुलन स्थापित करने का कार्य किया। एक और हमारा जो भारतीय शास्त्रीय ज्ञान था, विशेषकर हमारे उपनिषद है जिनसे हमने प्रेरणा ली, और दूसरी और हमारे पास क्या तर्क है, विज्ञान है और मानवतावाद को अपनाया गया। यानी दोनों चीज़ को दोनों के बीच सामंजस्य बैठा के दोनों को आगे बढ़ते चले गए। धार्मिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो राजा राममोहन राय जी का जो योगदान है या सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है वो एकेश्वरवाद है, मतलब मोनोथिज्म, उनकी स्थापना की और साथ ही साथ उनका प्रचार था। वे मानते थे कि ईश्वर एक है बेसिकली और निराकार है, और उनकी जो उसकी उपासना है वो बिना किसी मूर्ति या बिना किसी बाहरी आडंबर के भी की जानी चाहिए। उन्होंने हिंदू धर्म में जो हमारी प्रचलित मूर्ति पूजा है और अंधविश्वासों की आलोचना की, लेकिन इसका अर्थ कभी भी नहीं है कि वे हिंदू धर्म के कभी विरोधी थे, बल्कि वे उसके जो मूल स्वरूप है, यानी उपनिषद में जो बेसिकली हमारे पास जो अद्वैत और एकेश्वरवादी जो सिद्धांत थे उन सभी चीज़ों को बेसिकली क्या किया, पुनर्जीवित करना चाहते थे। उनकी दृष्टि में बेसिकली कहा जाए तो जो धर्म का आधार है हमारे पास है वो तर्क होना चाहिए, यानी उसमें रीजन होना चाहिए और नैतिकता होनी चाहिए, यानी मोरलिटी आप में होनी चाहिए, और ना कि बेसिकली हम लोग जो अपनी रूढ़िवादी जो धारणा है उनको लेके चले, इनका मानना था। राजा राममोहन राय जी ने जो विभिन्न धर्म है उनके बीच में एक समन्वय की जो बेसिकली वकालत की। उन्होंने इस्लाम, ईसाई धर्म और हिंदू धर्म के जो मूल सिद्धांत थे उन सभी चीज़ों का अध्ययन किया, और सभी में बेसिकली उन्हें यह पाया कि जो सभी धर्मों का जो मूल संदेश है वो एक ही है, वो है मानवता, नैतिकता और साथ ही साथ ईश्वर के प्रति अपना संपूर्ण जो जीवन है वो संपन्न करना। उन्होंने बेसिकली धार्मिक जो सहिष्णुता है और साथ ही साथ जो सार्वभौमिक जो भाईचारा है उनका उन्होंने क्या किया, समर्थन किया। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1828 में बेसिकली जो ब्राह्मण समाज है, ठीक है, वो ब्राह्मण जिसे हम इंग्लिश कहते हैं ब्रह्म, हिंदी में मतलब ब्रह्म समाज, उसकी स्थापना उन्होंने की, जो एक ऐसे बेसिकली धार्मिक आंदोलन के रूप में उभरा जिसमें जो मूर्ति पूजा है, जाति पात, जो जाति भेदभाव हमारे पास है और जो कर्म कांड है, उन सभी चीज़ों का विरोध करते हुए क्या किया गया,
एक सरल, नैतिक और एकेश्वरवादी जो उपासना है, इन चीज़ों का मार्ग जो है वो प्रशस्त यहाँ पर किया गया इसके थ्रू। ठीक है। अब जो हमारे पास सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो उनके जो विचार है बेसिकली वो अत्यंत ही हमारे पास प्रगतिशील है और साथ ही साथ क्रांतिकारी है। उस समय हमारा जो भारतीय समाज है बहुत सारी ऐसी कुरीतियों से गुजर रहा था और रूढ़ियों से बेसिक ग्रसित था, जिनमें सबसे जो अमानवीय जो प्रथा है बेसिकली वो था सती प्रथा। आपको मालूम होगा कि जब कोई कह सकते हैं जो दंपति है, जब उसका पति मर गया तो उस स्त्री को भी आग में डाल के मार दिया जाता। ठीक है। जिसमें विधवा स्त्री को अपने पति की चिता पर जीवित जला दिया जाता था। राजा राममोहन रॉय जी ने इस प्रथा का जो किस प्रथा के खिलाफ बेसिकली जोरदार अभियान चलाया। उनके प्रयासों के फलस्वरूप क्या हुआ, 1829 में जो सती प्रथा है उसको एक कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया। ठीक, कानूनी रूप से ये समाप्त हो चुका था। यह उनके जो सामाजिक सुधार कार्य उनका सबसे बड़ा उपलब्धि यही था, सती प्रथा का अंत माना जाता है। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, जो स्त्री शिक्षा है और जो अधिकार है इन सभी चीज़ों का उन्होंने समर्थन भी किया। साथ साथ वे मानते थे कि जो समाज का जो विकास होता है हमारे पास वो तब तक नहीं हो सकता जब तक हम महिलाओं को जो शिक्षा है और साथ ही साथ उनको समाज में एक सम्मानजनक स्थिति ना दे सके तब तक हमारे समाज का विकास नहीं हो सकता। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया। साथ ही साथ जो विवाह पुनर्विवाह होता है हमारे पास उनको भी प्रोत्साहन देने का कार्य किया। उनके विचारों में स्त्रियों को बेसिकली पुरुष के समान जो अधिकार है वो देने की स्पष्टता, ये भी झलक हमें देखने को मिलती है उनके विचार में। ठीक है। फिर अगला पॉइंट है बताया हुआ है, राजा राममोहन राय जी ने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारे कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। वे आधुनिक शिक्षा, विशेषकर अगर बात की जाए विज्ञान और अंग्रेजी शिक्षा के वो समर्थक थे। उनका मानना था कि केवल आप जो ज्ञान है वो पारंपरिक शिक्षा पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें हमें आज के आधुनिक कैसे ज्ञान के हिसाब से या आधुनिक जो वर्ल्ड चल रहा है उसके हिसाब से ज्ञान और जो भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो उनके लिए और भी ज़्यादा जरूरी है। उन्होंने शिक्षा में सुधार के लिए बहुत सारे प्रयास किए और अंग्रेजी शिक्षा को उन्होंने बढ़ावा दिया, जिससे हमारा जो भारतीय समाज है वो आधुनिक जो विचार है उनसे ये परिचित हो सकता था। ये उनकी बेसिकली फिलोसॉफी थी। उनके जो सामाजिक विचार थे, ठीक है, उनका भी कहा जाए एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू था जाति प्रथा का विरोध करना। वे मानते थे कि जाति के आधार पर जो भेदभाव हमें देखने मिलती है वो मानवता के क्या विरुद्ध है। उन्हें समाज में समानता और साथ ही साथ न्याय की स्थापना पर क्या क्या जोर दिया। इस उनके अनुसार बेसिक कहा जाए तो हर व्यक्ति को उसकी योग्यता और चरित्र के आधार पर बेसिकली यहाँ पर सम्मान मिलना चाहिए, ना कि उनको जन्म के आधार पर मिलना चाहिए। मतलब बेसिकली कहा जाए उनकी जो योग्यता और चरित्र जो कैरेक्टर है उसके आधार पर उनको सम्मान मिलना चाहिए, ना कि उसके जन्म के आधार पर वो मिल सकता है। राजा राममोहन राय जी के जो बेसिकली विचार है वो उनको एक खास विशेषता यह थी कि वे केवल एक सिद्धांत तक सीमित नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपने व्यवहार में भी बिहेवियर उतारा था। ये उन्होंने लेखन, संगठन और जो सामाजिक आंदोलन है इन सभी के माध्यम से अपने विचारों को क्या किया, समाज के हर पहलू तक पहुंचाने की कोशिश की। उनकी दृष्टि में कहा जाए तो सुधार जो है केवल कानूनी रूप से नहीं बल्कि जिसमें जन जागरूकता हो और साथ ही साथ एक मानसिक परिवर्तन से जुड़ा होना चाहिए। निष्कर्ष के बारे में बात करें तो राजा राममोहन राय जी के जो धार्मिक और साथ ही साथ जो सामाजिक विचार है वे हमारे भारतीय समाज में एक नए युग की शुरुआत का संकेत देते हैं। ठीक है। उन्हें धर्म को तर्कसंगत बनाया और नैतिकता से जोड़ते हुए उसे और भी अधिक जितना ज़्यादा मानवीय हो सके वो बनाया जा सके उस पर कार्य किया। और समाज में देखिए जो रूढ़िवादी धारणा चल रही है उनसे मुक्त करने का हर संभव उन्होंने प्रयास किया। उनके विचार जो है आज भी हमारे पर प्रासंगिक देखने को मिलते हैं, क्योंकि वे हमें सिखाते हैं कि परंपरा का जो सम्मान है उसको किस प्रकार करना है और साथ ही साथ में जीवन में परिवर्तन और सुधार की दिशा में हमेशा क्या करना है, आगे बढ़ते चलना है। ये उनके द्वारा बताया गया है। तो ये पहला सवाल था जो आपसे बच्चों को 15 नंबर के लिए पेपर में पूछा जाएगा। इसे मोस्ट वीवीआई सवाल कर लीजिए, मेजर पेपर 9 पॉलिटिकल साइंस के पेपर में आपको पूछा जाएगा। तो चलिए ये पहला सवाल था। अब तक अगर आपको लगता है कि हमने आपसे बच्चों ये क्वेश्चन समझाया, आप लोग अच्छे समझ पा रहे हो, तो इस वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास पूछा हुआ है कि डिस्क्राइब द पॉलिटिकल एंड सोशल फिलोसॉफी ऑफ स्वामी विवेकानंद, यानी स्वामी विवेकानंद जी के जो सामाजिक और साथ ही साथ जो राजनीतिक दर्शन है उनका वर्णन करें। ये सवाल ही 15 नंबर के लिए पेपर में पूछा जाएगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। तो स्वामी विवेकानंद 19वीं शताब्दी में उन महान हमारे शुभचिंतक में से या महान चिंतकों ने जिन्होंने हमारे भारतीय समाज और हमारा जो राष्ट्र का पुनर्निर्माण था उसके लिए एक व्यापक दृष्टि यहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत किया। उनका सामाजिक और जो राजनीतिक दर्शन है बेसिकली वो मूलतः बेसिकली हमारे पास है मानवता, आध्यात्मिकता और साथ ही साथ जो राष्ट्रीय जागरण है और जो व्यवहारिक सेवा, इन सभी चीज़ों पर वो आधारित था। ठीक है। उन्होंने हमारी भारतीय परंपरा, साथ ही साथ विशेषकर जिसमें वेदांत, इनको आधुनिक संदर्भ में क्या किया, व्याख्यायित करते हुए जो समाज और जो राष्ट्र है उसको नई दिशा देने का उन्होंने हर संभव यहाँ प्रयास किया। ठीक है। अब स्वामी विवेकानंद के जो सामाजिक दर्शन का केंद्र जो है वो बेसिकली क्या था, मानव सेवा और जो समानता था। ठीक है। उनका प्रसिद्ध विचार था कि दरिद्र नारायण
कि सेवा ही बेसिकली क्या है, हमारे पास ईश्वर की सेवा होती है। वे मानते थे कि समाज में सबसे बड़ा जो धर्म है वो है मनुष्य की सेवा करना, विशेषकर गरीब, पिछड़े और चिंतित वर्गों की या वंचित वर्गों की। और देखिए, मेरा ये मानना है कि आप समाज में किसी भी वर्ग विशेष से हो, आप बस लोगों की मदद करें, ना किसी का धर्म देखें, ना जाति देखें। बस लोगों से जितना हो सके आपसे संभव उन सभी चीज़ों की आप मदद कर पाएँ। बस ये मेरे भी आपसे ही बच्चों से अनुरोध रहेगा, ठीक है। उन्होंने उस समय की जो जड़ बेसिकली जिनमें सामाजिक कुरीति, जैसे आप उस समय का सिचुएशन समझ सकते हैं, जाति पाति, जाति भेदभाव, छुआछूत और जो सामाजिक असमानता थी, इन सभी चीज़ों की उन्होंने आलोचना भी की। उनके अनुसार अगर कहा जाए हमारे पास है, तो हर मनुष्य में ईश्वर का क्या होता है, अंश होता है। इसलिए सभी के साथ जो व्यवहार होना चाहिए वो समान व्यवहार हमारे पास होना चाहिए। उनका जो सामाजिक दृष्टिकोण था वो अत्यंत ही हमारे पास क्या, एक समन्वयवादी मतलब इंटीग्रेटिव था। वे तो ना तो जो बेसिकली अंध परंपरा हमारे चलती थी, वो ना अंध परंपरा के समर्थक थे, और ना ही जो बेसिकली पश्चिमी सभ्यता का अंधाधुंध क्या करना है, आपको उस चीज़ का समर्थन करना है, ठीक है, या पकड़ थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति को हमेशा महानता को स्वीकार करते हुए उसमें सुधार की आवश्यकता बल दी कि इसमें सुधार होने चाहिए, रिफॉर्म्स होने चाहिए। उनका मानना था बेसिकली कि भारत की उन्नति तभी ये संभव हो पाती है जब समाज का जो निचला या तबका जो वर्ग है बेसिकली उसको हम लोग आगे बढ़ाएं बेसिकली, ठीक है। और ये काम बेसिकली शिक्षा और आत्मविश्वास से ही लोगों में किया जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में विवेकानंद जी का जो दृष्टिकोण है वो अत्यंत ही हमारे पर व्यवहारिक था। वे ऐसी शिक्षा के बेसिकली पक्ष में थे जो व्यक्ति का बेसिकली क्या करे, चैतन्य निर्माण करे, उसे आत्मनिर्भर बनाए और उसमें नैतिक विकास पर आधारित हो। उनका प्रसिद्ध कथन ये था कि शिक्षा वह है जो मनुष्य के भीतर की जो पूर्णता है उसको वो क्या करता है, अभिव्यक्त करने का कार्य करता है। वे केवल पुस्तकीय ज्ञान के बजाय बेसिकली जो जीवन उपयोगी और जो व्यक्तित्व निर्माण करने की शिक्षा है उसको महत्व देते थे हमेशा। महिलाओं के संबंध में उनके विचार जो है वो और भी प्रगतिशील थे। वे महिलाओं को बेसिकली समाज का जो महत्वपूर्ण अंग मानते थे और उनके उत्थान के लिए, राष्ट्र की प्रगति के लिए, ठीक है, आवश्यक समझते थे। उन्होंने कहा है कि जब तक हमारे पास महिलाओं को शिक्षा और सम्मान नहीं मिलेगा तब तक ये जो हमारा समाज का विकास ये संभव नहीं हो सकता। उन्होंने भारतीय महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए शिक्षा और स्वतंत्रता को बेसिकली आवश्यक अंग या कह सकते हैं आवश्यक माना जाता था। यदि अब उनके अगर हम जो राजनीति दर्शन है अगर उसकी बात करें तो यह स्पष्ट होता है विवेकानंद जी सीधे तौर पर राजनीति में तो सक्रिय कभी नहीं थे, लेकिन उनके विचारों ने हमारा जो भारतीय वैसे राष्ट्रीय आंदोलन था उसको बहुत गहराई तरीके से प्रभावित किया था। उनका राजनीतिक दर्शन के बारे में अगर बात करते अगर हम लोग, ठीक है, तो ये आध्यात्मिक राष्ट्रवाद था, मतलब स्पिरिचुअल नेशनलिज्म पे आया था। वे मानते थे कि हमारे भारत का जो राष्ट्रवाद है या राष्ट्र तत्व है उसकी आधुनिकता परंपरा में नहीं थे। भारत केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं है बस, इसके साथ साथ एक सांस्कृतिक और साथ ही साथ आध्यात्मिक राष्ट्र भी है हमारा भारत। उन्होंने भारत में राष्ट्रीय गर्व और जो आत्मविश्वास है उसको जगाने का कार्य किया। उस समय जब अंग्रेजी शासन के कारण भारत में बेसिकली जो हीन भावना थी वो बढ़ रही थी, विवेकानंद जी ने उनकी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसका महत्व समझाया। 1893 में क्या हुआ, जब वो शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन चल रहा था, उनके भाषण ने बेसिकली भारत का जो प्रतिष्ठा है उसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर या विश्व स्तर पर पहुंचाया और भारत में जो आत्मसम्मान है इसकी भावना को और भी मजबूत किया। विवेकानंद जी का जो राजनीतिक विचार है वो लोकतांत्रिक और साथ ही साथ यहाँ पर मानवीय जो मूल्य है, उस पर आधारित है। वे किसी प्रकार के जो शोषण या जो अन्याय है वो हमेशा उसके विरोधी रहते हैं। उनका इसलिए मानना यह था कि समाज में परिवर्तन जो है केवल आप राजनीतिक स्वतंत्रता से नहीं ला सकते, बल्कि इसमें सामाजिक और जो नैतिक सुधार है इन सभी चीज़ों से संभव हो पाता है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया, समाज के उत्थान और जो शिक्षा है उस पर बल देने का कार्य किया, ताकि लोग बेसिकली क्या हो सके, जागरूक हो और अपने अधिकारों के लिए यहाँ पर लोग जो है वो संघर्ष कर सके, ये बताया। उनके विचारों में हमें शक्ति और जो आत्मनिर्भरता है, ठीक है, इसका भी एक विशेष स्थान रहा या कह सकते हैं विशेष महत्वपूर्ण भाग रहा। वे युवाओं को शारीरिक, मानसिक और जो आध्यात्मिक रूप से बेसिकली मजबूत करने के लिए प्रेरित करते थे कि जो भी युवा है बेसिकली वो शारीरिक स्तर पर, चाहे मानसिक स्तर हो चाहे आध्यात्मिक स्तर, उस पर मजबूत बन सके। उनका विश्वास यह था कि एक सशक्त और जागरूक समाज ही एक क्या कर सकता है, मजबूत जो राष्ट्र है उसका निर्माण ये संभव कर सकता है, ठीक है। अब निष्कर्ष के बारे में बात करें, इन कंक्लूजन पर आते हैं, तो स्वामी विवेकानंद जी का जो सामाजिक और जो राजनीतिक दर्शन है वो हमारे भारतीय समाज के पुनर्निर्माण, यानी हमारा जो भारतीय समाज है उसका पुनर्निर्माण का एक समग्र खाका प्रस्तुत करता है, हमारे पास हॉलिस्टिक खाका यहाँ पर प्रस्तुत करने का काम करता है। उनकी सेवा जो है और साथ ही समानता है, चाहे शिक्षा और आधुनिकता के माध्यम से समाज को जागरूक बनाने का उन्होंने प्रयास किया। वहीं पर राष्ट्रीयता और जो आत्मगौरव के माध्यम से जो हमारे पास राजनीतिक चेतना है
उसको उन्होंने मजबूत किया। उनके विचार आज भी हमारे पास क्या प्रासंगिक है, और साथ ही साथ यह हमें एक न्यायपूर्ण, समतापूर्ण और साथ ही साथ कह सकते हैं सशक्त समाज के निर्माण की ओर, दिशा की ओर आगे बढ़ाने कार्य करते हैं। तो विनोबा भावे यानी विनोद भावे, माफ करिए विनोद भावे बोल रहा हूँ हमारे पास, विनोबा भावे जी का भूदान आंदोलन जो है स्वतंत्रता के बाद जो हमारे पास है भारत में, अगर हमारे पास सामाजिक जो आर्थिक समानता स्थापित करने के लिए एक बहुत ही अलग और अहिंसक प्रयास था। यह आंदोलन बेसिकली कहा जाए ना कि भूमि का आपको पुनर्वितरण कार्यक्रम नहीं था, बल्कि यह बताता है कि यह मानवता, करुणा और नैतिक जागरण पर आधारित एक बहुत बड़े लेवल पर हमारे पास सामाजिक क्रांति था। विनोबा भावे जो महात्मा गांधी के सबसे प्रमुख शिष्यों में एक थे, उन्होंने गांधीवादी विचारधारा विशेषकर अहिंसा और जो सत्य है उनको अपने व्यवहार में उतारते हुए इस आंदोलन को बेसिकली उन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, भूदान आंदोलन शुरुआत 1951 सबसे पहले तेलंगाना आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव से हुई। उस समय बेसिकली क्या था कि भूमि जो जमीन था बेसिकली वो असमान वितरण था, किसान और जो भूमिहीन मजदूर थे दोनों के बीच में इस चीज को लेकर तनाव रहता था। तो जब विनोबा भावे जी उस क्षेत्र का दौरा करते तो देखते हैं कुछ भूमिहीन जो किसान हैं जिनके पास भूमि नहीं है, उन्होंने भूमि दिलाने की मांग की। इस पर एक जो वहाँ का लोकल जो जमींदार है वो स्वेच्छा से क्या करता है, अपना भूमि को दान कर देता है। ठीक है, यही घटना बेसिकली भूदान आंदोलन का एक स्टार्टिंग पॉइंट बना हमारे पास, और इससे यह साबित हो गया कि बिना किसी हिंसा या दबाव के ही आप क्या कर सकते हैं, सामाजिक परिवर्तन लेके आ सकते हैं। तो भूदान आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि जो भी भूमिहीन किसान है उनको भूमि उपलब्ध कराया जा सके। और विनोबा भावे जी का विश्वास यही था कि यदि समाज के सभी जो संपन्न लोग हैं, वेल डेवलप्ड जो लोग हैं, अपनी भूमि का कुछ अगर हिस्सा दे, गरीबों को दे दे, तो ये जो भूमि का असमानता दिखी जाती है वो समस्या सुलझाया जा सकता है हमारे पास। ठीक है, तो यह विचार पूरी तरह से नैतिक था, मानवीय आधार पर टिका हुआ था, जिसमें दान देने वालों को किसी प्रकार का जो कानूनी या राजनीतिक दबाव में नहीं रखा जाता था। इस आंदोलन की कार्यप्रणाली बहुत ज़्यादा सरल था और साथ ही साथ प्रभावशाली था। विनोबा भावे जी गांव गांव पैदल यात्रा करते थे और साथ ही साथ यहाँ पर लोगों से भूमि दान करने की जो अपील है वो करते थे, जिससे उनकी वाणी में और उनके व्यक्तित्व में इतनी सादगी पाए थे कि हजारों लोगों ने स्वेच्छा से जो अपनी जमीन वो दान कर दी थी। धीरे धीरे ये आंदोलन पूरे देश में फैल गया और ये से जन समर्थन मिला। तो भूदान आंदोलन का एक विस्तृत रूप था ग्राम दान हमारे पास। इसमें केवल भूमि नहीं बल्कि पूरा गांव जो है अपनी संपत्ति को सामूहिक रूप से क्या करता था, समाज के नाम पर समर्पित करता था। इस व्यवस्था में भूमि का जो उपयोग है वो सामूहिक रूप से किया जाता था और सभी को समान अधिकार प्राप्त होते थे। इससे एक सामुदायिक जो जो सामुदायिक जीवन और जो आर्थिक समानता थी वो सभी एक दिशा में हमारे पास बड़ा कदम था। इस आंदोलन के देखिए बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिले। सबसे पहले भूमि सुधार के मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता मिली। लाखों करोड़ जमीन जो है वो प्राप्त हुई, जिससे भूमिहीन किसानों को वितरित कर दिया गया। इससे समाज में देखिए जो समानता और सहयोग की भावना है उसको बल मिला हमारे पास है। तो इससे और नैतिकता, जागरूकता, स्वेच्छा का भी यहाँ पर भाव हमारे पर उत्पन्न हुआ। तो भूदान लेकिन कुछ समस्याएं भी थी। देखिए क्या सभी जो दान की भूमि को उपजाऊ नहीं थी और कई बार इसका उचित वितरण में नहीं होता था। इसके अलावा कुछ लोग केवल सामाजिक के दिखावे के चक्कर भूदान बेसिकली अपना जमीन दान कर देते हैं, जिससे आंदोलन की जो प्रभावशीलता वो कम हो जाती थी। फिर भी इन सीमाओं के बावजूद भूदान आंदोलन ने हमारा जो भारतीय समाज है बेसिकली उसमें एक नई सोच को हमारे पास यहाँ पर जन्म देने का कार्य किया था। ठीक है, निष्कर्ष के बारे में बात करें तो विनोबा भावे जी का भूदान आंदोलन हमारे भारतीय इतिहास में एक बहुत ही अनोखा प्रेरणादायक अध्याय हमारे पास है, जहाँ पर ये सिर्फ आर्थिक सुधार का प्रयास नहीं था बल्कि मानवता का भी एक अच्छा खासा उदाहरण देखने को मिलता है। जिससे यदि हम समाज में सभी लोग सहयोग, करुणा और त्याग की भावना से चलेंगे तो कोई भी हमारे समाज में देखिए बिना संघर्ष, हिंसा के सब कुछ कार्य संभव है हमारे पास। आज के समय में अगर बात करें जब असमानता, सामाजिक तनाव बढ़ रहे हैं, तो भूदान आंदोलन जो है एक ऐसी विचारधारा हमारे पास है जो एक संतुलित और न्यायपूर्ण समाज की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य करती है। ठीक है, तो ये सवाल आपसे बच्चों पेपर में 15 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। अगला सवाल है जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जेपी मूवमेंट आपने नाम सुना ही होगा, कभी ना कभी पढ़ा होगा। उस जेपी नारायण यानी जयप्रकाश नारायण जी के जो प्रमुख राजनीतिक विचार थे उनकी विवेचना करनी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, जेपी मूवमेंट आपने अक्सर कभी पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन पढ़े भी होंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। जयप्रकाश नारायण जेपी आधुनिक भारत के उन विशिष्ट हमारे पर चिंतकों में एक थे जिन्होंने राजनीति को बेसिकली केवल सत्ता प्राप्ति का माध्यम नहीं बनाया बल्कि इसमें नैतिक परिवर्तन और जनशक्ति का एक साधन समझा। उन्होंने अपने राजनीतिक विचार समय के साथ साथ विकसित भी हुए। प्रारंभ में वो समाजवादी झुकाव से लेकर बाद में फिर क्या हो गांधीवादी जो सर्वोदय है और अंततः बेसिकली संपूर्ण जो क्रांति तक लेकर, लेकिन साथ ही साथ इनकी जो मूल चिंता थी, माफ करिएगा, वो हमेशा ये रहती थी कि जो सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, डिसेंट्रलाइजेशन हो, जन भागीदारी हो और साथ ही साथ नैतिक राजनीति यहाँ पर हो हमारे पास।
जेपी के शुरुआती विचार जो है पहले समाजवादी सोशलिस्ट प्रभावित थे। वे मानते थे कि आर्थिक जो असमानता है ये लोकतंत्र को भी खोखला कर देता है, इसलिए उत्पादन जो भी चीज का प्रोडक्शन हो उस पर समाज का नियंत्रण हो और संसाधनों का पूरा न्यायपूर्ण यहाँ वितरण हो पाए। उन्होंने श्रमिकों और किसानों के अधिकारों की वकालत की थी, साथ ही साथ वन आधारित जो हमारा शोषण के विरुद्ध आवाज उन्होंने उठाया था। परंतु जो सोवियत संघ जो सोवियत शैली के जो केंद्रीय समाजवाद की जो सीमाएं दिखकर उनका जो धीरे धीरे एक गांधीवादी विकेंद्रित समाजवाद की ओर जो रुख है वो बदल सा गया, जिसके राज्य में बजाय समुदाय और जो स्थानीय संस्थाओं की भूमिका दिखती। उनके जो राजनीतिक दर्शन का केंद्रीय तत्व था वो था लोकतंत्र का गहन हमारे पास और विकेंद्रीकरण, यानी लोकतंत्र का डिपनिंग और साथ ही साथ डिसेंट्रलाइजेशन। जेपी जी के अनुसार कहा जाए तो केवल प्रतिनिधि मतलब रिप्रेजेंटेटिव जो है वो लोकतंत्र बेसिकली चुनाव पर्याप्त नहीं है, बल्कि वास्तविक लोकतंत्र तब है जब जो निर्णय है बेसिकली या निर्णय प्रक्रिया गांव और स्थानीय स्तर तक पहुंच पाए हमारे पास है। वे ग्राम स्वराज की भावना से भी प्रेरित थे, जहां गांव ग्रामीण जो लोग हमारे पास है वो सभी लोग स्ववासी इकाइयों के रूप में काम करें और सत्ता का प्रभाव जो नीचे से ऊपर की ओर हमारे पास है। इस दृष्टि में पंचायती राज, स्थानीय स्वतंत्रता और जो नागरिकों की सीधी भागीदारी हो वह सभी चीजों को प्रमुखता दी गई थी। जेपी जी की एक विशेष अवधारणा यह थी कि जो दलीय राजनीति की आलोचना करना। उनका मानना था राजनीतिक दल अक्सर क्या करते हैं, सत्ता संघर्ष गुटबाजी स्वार्थ मूल्य जाते हैं, जिससे जनहित जो रहता है लोगों का वो पीछे हट जाता है। इसलिए उन्होंने पार्टी रहित लोकतंत्र पार्टी लेस डेमोक्रेसी विचार रखा। ऐसे व्यवस्था जहां पर स्थानीय स्तर पर जो निर्णय है वो जो दलगत बंधन है उनसे मुक्त होकर साथ ही साथ सामुदायिक सहमति से और साथ ही साथ नैतिक मान्यों के आधार पर यहाँ फैसले लिए जाते थे। उनका उद्देश्य यही था राजनीति को और ज्यादा पारदर्शी बना, जवाबदेही बनाए और नैतिक बनाना था। जेपी जी के विचारों में नैतिकता और आचरण को अत्यंत महत्व मिला था। वे मानते थे यदि राजनीति में नैतिकता नहीं होगी तो संस्था से कितना ही मजबूत लेकिन वो अंदर से खोखला होगा, भ्रष्टाचार होगा, दुरुपयोग होगा। इसलिए वे व्यक्तिगत ईमानदारी, सादगी और लोक सेवा की जो राजनीतिक भावना है, ये जीवन है, उसको आधार मानते थे। यह दृष्टि रूप से महात्मा गांधी जी के प्रभाव को दर्शाती है जिसने जेपी जी को प्रभावित किया था। उनकी सबसे प्रसिद्ध जो अवधारणा है वो है संपूर्ण क्रांति, टोटल रेवोल्यूशन, जिसपे 1970 के दशक में प्रतिपादित किया था। यह केवल राजनीतिक परिवर्तन तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक इन सभी क्षेत्रों में एक व्यापक बदलाव का आह्वान था हमारे पास है। जेपी जी का मानना था कि केवल सरकार बदलने से समस्या हल नहीं होगा, समाज की संरचना, मूल्य और जो संस्थाएं उनमें परिवर्तन आवश्यक है। इसलिए एक संपूर्ण क्रांति होगा, एक दीर्घकालिक बहुआयामी परिवर्तन की प्रयोजना थी। जेपी जी के अहिंसक जो जन आंदोलन था उसको परिवर्तन करने का प्रमुख साधन था। वे सत्ता के बेसिकली विरुद्ध संघर्ष को हिंसा के बजाय सत्याग्रह, जन जागरण और शांतिपूर्ण विरोध के माध्यम से संचालित करना चाहते थे। 1974 से 75 में उनके आंदोलन ने इसी सिद्धांत पर कार्य किया, जहां बहुत सारे छात्र छात्राओं ने, लाखों छात्र छात्रा, युवा और आम नागरिकों को भ्रष्टाचार और दमन के खिलाफ संगठित किया गया। इस आंदोलन ने भारतीय जो लोकतंत्र में नागरिक शक्ति जो पीपल्स पावर है उसका क्षमता को यहाँ पर रेखांकित बताने का कार्य किया। आर्थिक दृष्टि से जेपी जी का झुकाव है वो मानव केंद्रित विकास की ओर था। वे एक ऐसी अर्थव्यवस्था चाहते थे जिसमें उत्पादन का जो उद्देश्य हो वो केवल मुनाफा ना हो, बल्कि जो समाज की आवश्यकता है उनकी पूर्ति करता हो, जिसमें छोटे छोटे उद्योग हो गए, सहकारिता, सभी का बेसिकली प्रोत्साहित करने की बात की गई है, ताकि रोजगार और संसाधनों का जो बेसिकली वितरण हो वो अधिक हो सके हमारे, या न्यायपूर्ण तरीके से वितरण हो सके। हालांकि उनके विचार जो है पार्टी रहित लोकतंत्र को लेकर यह आलोचना भी थी कि बड़े और जटिल जो राष्ट्र राज्य में इसे व्यवहार में लागू करना बहुत कठिन था। फिर भी उनकी यह आलोचना जो है राजनीतिक व्यवस्था की कमी को और ध्यान आकर्षित करती है और सुधार की दिशा दिखाती है। तो निष्कर्ष बात करें तो जयप्रकाश नारायण जी के जो राजनीतिक विचार भारतीय लोकतंत्र को अधिक नैतिक, सहभागी और विकेंद्रीकृत बनाने का प्रयास था। समाजवाद से बेसिकली सर्वोदय और संपूर्ण क्रांति तक उनकी जो बौद्धिक यात्रा यह भी दिखाती है कि अगर हम निरंतर बेहतर विकल्प खोजें तो ये समाज में विश्वसनीय ला सकता है। आज भी जब लोकतंत्र में जवाबदेही के बाद अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी और जन भागीदारी बात हो तो प्रश्न उठते हैं, तो जेपी जी के विचार जो है एक सशक्त मार्गदर्शक के रूप में यहाँ पर प्रासंगिक बने हुए हैं। तो ये था हमारे पास दूसरा क्वेश्चन जो आपसे बच्चों पेपर पूछा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विनोबा भावे जी का सर्वोदय संबंधी विचार। ठीक है, विनोबा भावे कंसेप्ट ऑफ सर्वोदय, आइए समझते इस कथन का मतलब क्या है। ठीक है, तो विनोबा भावे जी के सर्वोदय की जो अवधारणा है ये हमारे भारतीय जो सामाजिक राजनीतिक चिंतन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मानवीय विचारधारा है। सर्वोदय का अर्थ है सभी का उदय या सभी का कल्याण। यह विचार बेसिकली महात्मा गांधी जी से प्रेरित हुआ है, लेकिन विनोबा भावे जी ने इसे और भी अधिक व्यापक और व्यवहारिक रूप दिया। उनके अनुसार समाज का जो वास्तविक विकास तभी संभव होता है जब हर व्यक्ति क्या करता है, विशेषकर जो सबसे कमजोर और सबसे जो वंचित वर्ग है उसका उत्थान करे, मतलब उसका डेवलपमेंट में काम करे। विनोबा भावे जी के सर्वोदय दर्शन का मूल आधार था अहिंसा, सत्य और प्रेम।
वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन जो है किसी प्रकार का संघर्ष ना हो, हिंसा या जबरदस्ती नहीं होता, बल्कि खुद का नैतिक जागरण स्वेच्छा से होना चाहिए था। उनका विश्वास था कि अगर हम सभी मनुष्यों के भीतर करुणा और सेवा की भावना को विकसित कर दें तो स्वेच्छा से सभी संसाधन को दूसरों के साथ हम लोग साझा कर सकेंगे। और इसी विचार से भूदान आंदोलन हो गया, ग्रामदान को जन्म दिया गया, जिसका उद्देश्य यही था कि समाज में जो आर्थिक असमानता और समाज में जो हमारे पास सामाजिक असमानता है उसको खत्म करना और एक समानता लेकर आना है। सर्वोदय का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी था कि आर्थिक असमानता और न्याय हमारे पास है। विनोबा भावे जी के अनुसार समाज में संसाधनों का असमान वितरण है, सभी का देखिए अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, और यही मेन समस्या भी है। वे एक ऐसी व्यवस्था के प्रकृत थे जहाँ पर धन और भूमि का उपयोग जो है केवल सिर्फ पर्सनल लाभ के लिए नहीं हो बल्कि समाज के कल्याण के लिए किया जाए। इस दृष्टिकोण में संपत्ति को एक प्रकार का सामाजिक ट्रस्टी माना गया, जहां पर व्यक्ति क्या कर सकता है, अपने संसाधनों का उपयोग समाज के हित में कर सकता है। और उनके विचार में कहा जाए तो विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन का विशेषता है। वे मानते थे कि जो सच्चा लोकतंत्र तभी संभव होता है जब सत्ता और जो संसाधन है बेसिकली वो गाँवों और समुदाय, जो हमारे पास स्थानीय जो समुदाय हैं उनके हाथ में हो हमारे पास। इसलिए उन्होंने ग्राम स्वराज और सामुदायिक जो जीवन है उस पर बल देने कार्य किया। उनके अनुसार ग्राम केवल प्रशासनिक इकाई नहीं बल्कि आत्मनिर्भर और सहयोग पर आधारित एक सामाजिक इकाई होनी चाहिए। सर्वोदय बेसिकली हमारे पास दर्शन में मानव समानता लेकर आती है और बंधुत्व की भावना वो उत्पन्न करती है। विनोबा भावे जो हमारे पास है उनने जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर होने वाले भेदभाव के विरोधी थे। उनका मानना था कि हर व्यक्ति के समान मानवीय गरिमा और सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। इस प्रकार सर्वोदय जो है एक समता मूलक समाज की परिकल्पना को प्रस्तुत करने का कार्य करता है। हालांकि इस अवधारणा को लागू करने के पीछे कुछ कठिनाई है। यह पूरी तरह से देखिए नैतिक जागरण और स्वेच्छा पर आधारित है और जो कि सफलता व्यक्ति के आंतरिक परिवर्तन पर निर्भर करती है। इसलिए इसका एक आदर्श अत्यंत उच्च और प्रेरणादायक विचार हमारे पास है। निष्कर्ष में विनोबा भावे जी का ये जो विचार है सर्वोदय दर्शन एक ऐसे समाज की कल्पना है जहाँ पर सभी का विकास, समानता, सहयोग, नैतिकता हो। यह केवल एक सामाजिक सिद्धांत न हो बल्कि मानवता के लिए एक मार्गदर्शक विचारधारा भी है, जो आज भी एक न्यायपूर्ण और जो हमारा संतुलित समाज है इसके निर्माण में बहुत ज़्यादा आज भी प्रासंगिक देखने को मिलता है। तो ये था हमारे पास विनोबा भावे जी का सर्वोदय दर्शन या फिर सर्वोदय विचार पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ये लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विवेकानंद जी का सामाजिक सुधार, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी के सामाजिक सुधार के बारे में बताना है, तो चलिए आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी का समाज सुधार का दृष्टिकोण जो है ये 19वीं शताब्दी के हमारे भारत में एक बहुत ही गहरी बौद्धिक और साथ ही साथ नैतिक चेतना का प्रतीक था। उन्होंने सामाजिक सुधार को केवल क्रोधियों तक सीमित नहीं रखा बल्कि देखिए इसमें जो भी मानव निर्माण और चैत्य निर्माण जो है इन सभी व्यापक प्रक्रिया को इसमें जोड़ा भी। उनके अनुसार किसी भी समाज की वास्तविक उन्नति उनके उस जगह के लोगों की आंतरिक शक्ति, साथ ही साथ आत्मविश्वास और नैतिकता पर निर्भर होती है। विवेकानंद जी ने समाज सुधार का जो मूल आधार है वो मानव सेवा और समानता था। वे मानते थे कि प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर का देखिए अंश होता है, इसलिए चाहे गरीब हो, दलित हो, वंचित वर्ग हो, सभी की सेवा करना ही सच्ची हमारी पूजा है। उनका प्रसिद्ध विचार जो है कि दरिद्र नारायण की सेवा इसी भावना को व्यक्त करता है कि उन्होंने समाज में व्याप्त जो जाति पात है या जाति भेदभाव है, छुआछूत है और ऊंच नीच की जो कड़ी आलोचना है की, और कहा यह कि ये जो प्रथाएं बेसिकली ये हमारे भारतीय समाज को कमजोर या खोखला बना रही है, ठीक है। शिक्षा को उन्होंने सामाजिक जो सुधार है सबसे प्रभावशाली साधन के रूप में माना गया उनके हिसाब से। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्ति नहीं है बल्कि व्यक्ति के पीछे देखिए भीतर जो भी छिपी शक्ति उनको जागृत करना है। वे एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो आत्मनिर्भरता, साहस और साथ ही साथ नैतिकता विकास करे। उन्होंने युवाओं को बेसिकली विशेष रूप से प्रेरित किया जो अपने अंदर की शक्ति को पहचाने और साथ ही साथ समाज के उत्थान में हर संभव अपने यहाँ पर योगदान दे। महिलाओं के उत्थान में बेसिकली उन्होंने बहुत ही उनके विचार जो प्रगतिशील थे। वे मानते थे कि किसी भी मान लीजिए राष्ट्र की प्रगति जो उस मतलब महिलाओं की स्थिति पर निर्भर करती, क्योंकि महिलाएं शिक्षा, सम्मान और समान अधिकार पर जोर दिया। उनके अनुसार जब तक महिलाओं को समाज में उचित स्थान नहीं मिलेगा तब तक ये जो हमारा वास्तविक विकास नहीं हो पाएगा। विवेकानंद जी का सामाजिक जो बेसिकली सुधार दृष्टिकोण है वो समन्वयवादी था। वे भारतीय परंपराओं की महानता को स्वीकार करते थे लेकिन उसमें जो व्याप्त रूढ़िवादी विचारधारियाँ और अंधविश्वास उनको दूर करना चाहते थे। उन्होंने पश्चिमी विज्ञान और आधुनिक विचारों को अपनाने की बात कही लेकिन साथ ही साथ हमारे भारत के देखिए जो आध्यात्मिकता है उनको बरकरार रखने में भी बल दिया। इसी प्रकार उन्होंने परंपरा और आधुनिकता के बीच में एक जो संतुलन होता है, बैलेंस जो होता है, उसको स्थापित करने का प्रयास किया। उनके समाज सुधार का एक महत्वपूर्ण पहलू राष्ट्रीय जागरण भी था। उन्होंने भारतीयों बेसिकली आत्मगौरव और जो भारतीय आत्मविश्वास है वो भी जगाया जो लंबे समय तक बेसिकली विदेशी शासन के कारण जो है कमजोर पड़ चुकी थी।
उन्होंने ये संदेश दिया कि भारत की जो संस्कृति और परंपरा बहुत ही महान है और हमें उस पर गर्व भी होना चाहिए। इससे समाज में एक नई ऊर्जा और साथ ही साथ जागरूकता उत्पन्न होगी। विवेकानंद जी के जो विचार केवल विचार प्रस्तुत नहीं किए बल्कि उन्होंने अपना व्यवहार उतारा। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की, माफ करिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उनके गुरुदेव थे परमहंस, जिनके माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, राहत कार्य और सामाजिक जो सेवा क्षेत्र में व्यापक कार्य किए गए। यह संगठन आज भी हमारे पास जो समाज सुधार में आदर्शों के रूप में बढ़ रहा है। निष्कर्ष के बारे में तो विवेकानंद जी का समाज सुधार केवल एक बाहरी परिवर्तन से नहीं था बल्कि आंतरिक जागरण, नैतिकता और सेवा पर आधारित समग्र दृष्टिकोण था। इसने समाज को नई दिशा दी जिसमें समानता, शिक्षा, महिला उत्थान और राष्ट्रीय चेतना का समावेश था। उनके विचार आज भी प्रासंगिक है और एक सशक्त, समतामूलक और जागरूक समाज के निर्माण में मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद पर तिलक का विचार के बारे में बताना, यानी बाल गंगाधर जी का विचार बताना राष्ट्रवाद पे। तो चलिए एक क्वेश्चन समझते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक 19वीं से 20वीं शताब्दी के उन प्रमुख नेताओं में एक थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को जन आधारित, सक्रिय और संघर्षपूर्ण रूप दिया। उनका प्रसिद्ध जो उद्घोष है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा, ये केवल नारा ही नहीं बल्कि राष्ट्रवाद का ये सार है हमारे पास है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी के अनुसार राष्ट्रवाद जो है किसी अभिजात वर्ग तक सीमित नहीं है बल्कि ये जनता की चेतना, आत्मसम्मान और साथ ही साथ राजनीतिक जो अधिकार है हमारे पास है उसमें एक व्यापक आंदोलन था ये हमारे पास। तिलक के अनुसार राष्ट्रवाद का मूल तत्व था स्वराज, यानी जिसे हम कहते हैं सेल्फ रूल। वे मानते थे कि बिना किसी भी राजनीतिक स्वतंत्रता के कोई भी समाज ना तो आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकता, ना ही सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हो सकता। इसलिए उन्होंने स्वराज को तत्काल प्राप्त करने योग्य लक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि उस समय आपको मालूम था कई नेता धीरे धीरे सुधार के पक्ष में थे। तिलक ने इस उदारवादी यानी मॉडरेट दृष्टिकोण की आलोचना की और कहा कि अधिकार मांगे नहीं बल्कि संघर्ष के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। उनका राष्ट्रवाद जनसाभिज्ञता, मास पार्टिसिपेट था। तिलक ने समझाया कि केवल शिक्षित वर्ग के प्रयास से संभव नहीं हो पाएगा, इसके लिए आम जनता, चाहे उसमें किसान हो, मजदूर हो, विद्यार्थी, सभी को जुड़ना होगा। इसी उद्देश्य ने उन्होंने सांस्कृतिक और आर्थिक जो धार्मिक जो आयोजन को राजनीतिक जन जागरण का माध्यम बनाया। गणपति उत्सव हो गए, चाहे शिवाजी उत्सव हो गए हमारे, उनको सभी सार्वजनिक रूप से रूप देकर उन्होंने लोगों में एकता, साहस और राष्ट्रीय जो गर्व की यहाँ भावना उत्पन्न की। यह उनकी रणनीति का एक प्रमुख हिस्सा था जिससे राष्ट्रवाद गांव-गांव तक बेसिकली पहुंचा। फिर तिलक जी का राष्ट्रवाद जो है एक सांस्कृतिक आधार पर भी टिका हुआ था। वे भारतीय परंपरा, इतिहास और धर्म को बेसिकली राष्ट्र की आत्मा मानते थे। उन्होंने प्राचीन भारतीय गौरव, जिन्हें विशेषकर शिवाजी माफ करिएगा जैसे कई हमारे महान वीरों को प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत किया। हालांकि उनका उद्देश्य केवल धार्मिक कट्टरता फैलाना नहीं था बल्कि सांस्कृतिक एकता के माध्यम से राष्ट्रीय भावना को मजबूत करना था। वे मानते थे कि अपनी सांस्कृतिक पहचान पर गर्व करना राष्ट्र को सशक्त बनाना होता है। उनके राष्ट्रवाद में आर्थिक जो स्वावलंबन है उसका एक महत्वपूर्ण स्थान रहा। उन्होंने स्वदेशी और बहिष्कार यानी जो बॉयकॉट की नीति का समर्थन किया, जिसके तहत विदेशी वस्तु को त्याग और देसी उद्योगों को बढ़ावा देने की बात कही गई। यह केवल अगर कहा जाए तो सिर्फ एक आर्थिक कदम नहीं था बल्कि राजनीतिक जो प्रतिरोध होता है उसका एक प्रभावी साधन था हमारे पास, जिससे अंग्रेजों के जो आर्थिक हित है उनको चुनौती दी गई थी। तिलक जी के विचारों में संघर्ष और प्रतिरोध की भावना हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। वे अहिंसा के विरोधी नहीं थे लेकिन वे मानते थे कि केवल प्रार्थना और याचिकाओं से स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। इसलिए उन्होंने जनता को सक्रिय रूप से आंदोलन में भाग लेने और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने प्रेरित किया। यही कारण था कि उग्र राष्ट्रवादी एक्सट्रीमिस्ट नेता के रूप में उन्हें जाना गया था। हालांकि उनके राष्ट्रवाद की कुछ आलोचनाएं भी की गई, जैसे कुछ विद्वानों को माना था कि उनका सांस्कृतिक दृष्टिकोण कभी कभी हिंदू प्रतीकों पर केंद्रित रहा, जिससे अन्य समुदाय की भी दूरी बढ़ सकती, ऐसा माना था। क्योंकि आलोचक का तो काम ही है भाई आलोचना करना, उसको तो कोई कुछ कर नहीं सकता, ठीक है, इसीलिए आलोचक को गोली मारी है। अगला है निष्कर्ष के बारे में हमारे बताया। बाल गंगाधर तिलक जी का जो राष्ट्रवाद है वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। उन्हें राष्ट्रवाद को जन आधारित, सक्रिय और आत्मसम्मान से जुड़ा आंदोलन बनाया। स्वराज, विदेशी, स्वदेशी जन जागरण हो गया हमारे पास, जन साहित्य, इन सभी के माध्यम से भारतीयों में एक नई ऊर्जा और जनसंचार का या साहस का बीच संचार हुआ, जिसके अनुसार अगर कहा जाए जिसके विचार आज भी हमारे सिखाते हैं कि किसी भी राष्ट्र की शक्ति उनके लोगों के जागरूकता, एकता और संघर्षशीलता में निहित होती है हमारे पास, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रहा बाल गंगाधर तिलक जी से जो आपको पेपर में पूछा जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास जो पेपर में आएगा, गांधी जी का राम राज्य, ठीक है। गांधी जी ने के राम राज्य की अवधारणा को अक्सर धार्मिक राज्य के रूप में गलत समझ लिया गया, जबकि गांधी जी के लिए एक नैतिक, न्यायपूर्ण और जन कल्याणकारी व्यवस्था का प्रतीक था। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनका जो राम राज्य है वो किसी एक धर्म विषय पर नहीं था, बल्कि इसमें सत्य, अहिंसा, समानता, न्याय जैसे सार्वभौमिक जो मूल्य उस पर यह हमारा आदर्श समाज टिका हुआ है।
गांधी जी के राम राज्य में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है कि नैतिकता और सत्य है। उनके अनुसार शासन की जो वैधता है केवल शक्ति से ही नहीं होती बल्कि उसके नैतिक आचरण से भी होती है। शासक और शासित दोनों के लिए जो सत्य है उसका पालन करना आवश्यक है। इसी कारण उन्होंने राजनीति को भी नैतिकता से जोड़ते हुए कहा है कि राजनीति जो है धर्म से कभी अलग नहीं हो सकती। यहाँ धर्म बेसिकली बताता है आपका नैतिकता और आपका कर्तव्य बताता है, ना कि किसी धर्म की पहचान बता रहे हैं। ठीक है। तो रामराज की दूसरी प्रमुख विशेषता अहिंसा और हमारे पास शांति। गांधी जी का मानना था कि एक आदर्श समाज में हिंसा, द्वेष, शोषण का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। विवादों का समाधान केवल संवाद, सहिष्णुता और करुणा के माध्यम से होना चाहिए। यही विचार उनके व्यापक दर्शन जिनमें सत्याग्रह और अहिंसक प्रतिरोध से गहराई से जुड़े हुए दिखते हैं। ठीक है। फिर है गांधी जी के राम राज्य में समानता और सामाजिक जो न्याय है उसका एक विशेष महत्व रहा। वे एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहाँ पे हमारे पास जाति, धर्म, वर्ग या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, हर व्यक्ति को समान अवसर और सम्मान प्राप्त हो। उन्होंने विशेषकर रूप से दलित और जो कमजोर वर्ग है उनके उत्थान पर यहाँ पर जोर दिया और उन्हें हरिजन कहकर, ठीक है, जिससे उनकी गरिमा को बेसिकली पुनर्स्थापना या पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। आर्थिक दृष्टि से रामराज्य जो है वो समानता और स्वावलंबन पर आए थे। गांधी जी बड़े उद्योग और जो अत्यधिक केंद्रीकरण के विरुद्ध थे। वे ग्राम स्वराज और जो कुटीर उद्योग है उनको बढ़ावा देना चाहते थे ताकि हर गांव जो आत्मनिर्भर बन सके। उनके अनुसार आर्थिक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे संसाधनों का एक न्यायपूर्ण वितरण हो और किसी का शोषण ना होकर। ट्रस्टशिप का सिद्धांत भी इसी विचार पर दिया गया था कि संपूर्ण वर्ग जो है या अपने संसाधनों को समाज के हित में उपयोग करता है। राजनीतिक रूप से जो हमारे पास रामराज्य है वो विकेंद्रीकृत लोकतंत्र का समर्थन करता है। गांधी जी का मानना था कि सच्चा लोकतंत्र तभी संभव हो पाता है जब सत्ता का केंद्र केवल गांव में हो और निर्णय जो है स्थानीय स्तर पर हो सके हमारे। इस प्रकार राम राज्य में जनता की सक्रिय भागीदारी थी और आत्मशासन ये सेल्फ गवर्नेंस को महत्व मिला था। हालांकि गांधी जी के रामराज की आलोचना भी यहाँ पर की गई है। कुछ लोग इसे आदर्शवादी और व्यवहारिक रूप से कठिन मानते हैं। हालांकि आधुनिक जो औद्योगिक और साथ ही साथ जटिल समाज में फिर भी यह अवधारणा जो है उचित नैतिक आदर्श प्रस्तुत करती है जो समाज को अधिक न्यायपूर्ण और मानवीय बनाने की दिशा में प्रेरित करती है। निष्कर्ष में गांधी जी का रामराज किसी धार्मिक शासन का मॉडल नहीं है बल्कि एक आदर्श नैतिक समाज की परिकल्पना है जिसमें सत्य है, अहिंसा है, समानता, न्याय, स्वावलंबन सभी के सिद्धांत को यहाँ समावेश देखने को मिलता है। ये आज भी उतना प्रासंगिक है क्योंकि ये एक ऐसे समाज की दिशा दिखाता है जहाँ मानवता, नैतिकता और सहयोग जो है सर्वोच्च मूल्य रहे हमारे पास।